डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कोई पेपर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आप करते हो तो आपको पैटर्न समझ आता है कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है, उसको सॉल्व कैसे करना, तो आपका अपना माइंड मेकअप आपका वैसा तैयार हो जाता है। तो इसलिए जो भी प्रीवियस के पेपर्स हैं उनको अगर आप उनके डिस्कशंस देखते हो, उनको खुद सॉल्व करते हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी आपका बेस तैयार हो जाता है उसके लिए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमें दे रखा है कि मायरा साइकिल से जा रही है, तो वो उसका जो फ्रेंड का घर है वो 5 किलोमीटर दूर है वहाँ से, एंड शी इज़ गोइंग विद द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड कमिंग बैक विद 8 किलोमीटर पर आवर। तो हमें वहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है। ओके, सो इसका आंसर जो आपका आ जाएगा 9.6 किलोमीटर पर आवर। एंड सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन ओनली द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की यूनिट देखनी है हमें। देखिए क्यूबिट, ईयर, मीटर, लाइट ईयर और हर्ट्ज। हर्ट्ज नहीं है इसमें से, क्यूबिट, ईयर, लाइट ईयर। देखिए यहाँ पे हमारे पास ओनली द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस, तो यहाँ पे हमें वो पूछ रहा है कि सिर्फ डिस्टेंस निकालने की यूनिट्स। तो देखिए ईयर जो है वो हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट नहीं है। क्यूबिट, मीटर, लाइट ईयर, ये तीनों हमारे पास क्या है, लाइट जो डिस्टेंस मेजरिंग करने के यूनिट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63। समीर रोल्स हिज मार्बल ऑन द 3 डिफरेंट सर्फेसेज स्प्रेड आउट ऑन फ्लोर टॉर्च, टेलीफोन शीट, कारपेट एंड न्यूज़पेपर। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द मार्बल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर इज। सो बेसिकली क्या कर रहा है बच्चा, 3 डिफरेंट सर्फेसेस के ऊपर अपनी वो कांच के जो उसके मार्बल्स हैं वो उनको वो फेंक रहा है, तो उससे वो देखेगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस स्पीड से लगेगी, कितनी लगेगी, किस एवरेज से लगेगी। ओके, तो सबसे ज़्यादा देखिए सेलोफेन शीट पे लगेगी, देन न्यूज़पेपर एंड देन कारपेट। सबसे क्योंकि सेलोफेन शीट देखेंगे आप तो वो थोड़ी सी ऐसे उसका जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा ऑयली टाइप में होता है, तो इसलिए जिस पे ऊपर ज़्यादा वहाँ पे, बट कारपेट के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा बिकॉज वो कारपेट में हम देखते हैं, बिकॉज वो अगर हम कारपेट कोई भी लेते हैं, अगर हमारे पास वो लेस्पोस फाइबर है तो भी उसमें उसकी ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग लीनियरली विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलोंग एक्स एक्सिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, सो वो बात कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो लीनियरली मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। अगर टाइम हम प्लॉट कर रहे हैं एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास इस तरह का ग्राफ है, इस एक्सिस पे हमारा टाइम आ रहा है एंड देन इस साइड हमारी सिंपली है कि वेलोसिटी आ जाएगी वाई एक्सिस पे। तो वो पूछ रहा है हमें कि अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट है जो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट आइडिया देगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, नो, बिकॉज वो क्या कर रहा है कि वेलोसिटी के साथ लीनियरली जा रहा है वो। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा यहाँ पे। द वेलोसिटी टाइम ऑफ ए मोशन विल बी द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्योंकि उसने क्या है हमें बोला लीनियरली विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे हमारे पास चेंजेस बहुत कम होंगे, तो वहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा। नेक्स्ट हम बात करें हमारे पास यहाँ पे, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, नॉट अ बाय प्रोडक्ट, काइंडली मेक श्योर ये चीज़ समझ लो कि नॉट अ बाय प्रोडक्ट पूछा है उसने। तो नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, पैराफिन वैक्स तो निकलती है, बिटुमेन भी निकलता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स भी आते हैं। तो कोक इज़ नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। ये आपको देखोगे तो 8th की बुक में दे रखा हुआ है, पैराफिन वैक्स, बिटुमेन, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, ये सब हमें बाय प्रोडक्ट मिलते हैं पेट्रोलियम के। ओके, नेक्स्ट है अमन कीप्स अ प्लास्टिक बॉटल, अ वुडन स्पून एंड मेटालिक स्पून इन अ क्लोज्ड रूम ओवरनाइट। द रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। द मॉर्निंग इज रिकॉर्डेड द टेम्परेचर फॉर द 3 ऑब्जेक्ट्स T1, T2, T3। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन बिटवीन देम। ओके, सो यहाँ पे उसने क्या किया है, यहाँ पे एक प्लास्टिक की बोतल ली है और मतलब प्लास्टिक बॉटल, वुडन स्पून लिया और मेटालिक स्पून लिया, तीनों को उसने क्लोज रूम में रख दिया है। टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो वो सुबह जब टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है तो टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होगा, क्या रिलेशन होगा, किस तरह से टेम्परेचर वेरी करेगा। देखिए बिकॉज रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था, तो इसलिए वो कोई भी चीज़ है, चाहे वो प्लास्टिक की बॉटल है, अगर वो प्लास्टिक की बॉटल है हमारे पास, या हमारे पास वुडन है, या वो मेटालिक है, टेम्परेचर तीनों का सेम रहने वाला है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन से हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं।
फंजाई, राइजोबियम, वायरस ये तो नहीं बना सकते। एल्गे अपना फूड खुद बनाते हैं, एल्गे ज़्यादा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प पोलर बियर अडेप्ट इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस। सो पोलर बियर्स के लिए कौन सी हैं जो चीज़ें जो उनके लिए एक्सट्रीम कंडीशन में उनको हेल्प करती हैं। सो देखिए, वाइट फर, लॉन्ग कर्व, शार्प क्लॉज एंड फैट अंडर स्किन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप 6th-7th की बुक देखोगे तो वहाँ पे आपको चैप्टर अडेप्टेशन या क्लाइमेट वाले में मिल जाएगा ये चीज़ें। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 69 इज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन मिल्क। सो मिल्क के अंदर कौन कौन सी विटामिन हैं, कौन सी विटामिन नहीं हैं। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी तीनों होते हैं। तो ये देखिए, आपको ये पढ़ के जाना है कि कौन सी चीज़ के अंदर कौन सी विटामिन, मिनरल, जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है। द नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक इज। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या किसको कहते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होती है, कैसे बनती है, वो ये क्वेश्चन वहीं से बना हुआ है। सो आयोडीन इज द आंसर। अ नेम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर इज इनकरेक्ट। सो ओके, क्वेश्चन पूछा गया है इनकरेक्ट, ध्यान रखना है यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए, एयर हैज़ अ गुड, एयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, यस। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, यस। एयर इज़ नॉट प्रेजेंट इन सॉइल, हाउ इट कुड बी पॉसिबल। एयर अगर है तो वो हर जगह ही होगी, तो एयर इज प्रेजेंट इन सॉइल, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉलम ए विद द function in column B. Okay, so liver, stomach, gallbladder and pancreas. हमें बताना है करेक्ट मैचिंग, बस ये ध्यान रखना, हमें करेक्ट पूछा है कि नॉट करेक्ट पूछा है। तो करेक्ट मैचिंग पूछा है हमें। करेक्ट मैचिंग में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे एक के साथ कौन सा मैच कर रहा है हमें ये देखना है। सो लीवर का काम क्या है, वेयर द प्रोटीन डाइजेस्टर, नो। वेयर द बाइल जूस, नो। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। अब देखिए, यहाँ से हम बहुत इजी से हम आंसर निकाल सकते हैं कि अगर हमें समझ आ गया कि जो इनके साथ क्या कौन किस साथ रिलेट कर रहा है। सो इसका अगर हम देखें यहाँ से तो हमें 4th ऑप्शन का एक ही है, तो यहीं से देखिए हमें बाकी कोई मैच नहीं करना पड़ा। ये छोटी सी एक ट्रिक लगा के, शॉर्ट ट्रिक में हम अपना आंसर सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर देख रहे हैं तो बाकी भी हम देख सकते हैं। स्टमक के हमारे पास प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होती है। एंड गाल ब्लैडर में हमारे पास बाइल जूस स्टोर होता है। एंड पेनक्रियाज डाइजेस्टिव जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल इज ट्रू। स्टेटमेंट अबाउट सेल इज ट्रू। सो cells of a tissue have similar structure, yes. All cells are round in shape, no. Size of cells is same in a well organized organism. All the cells have a nucleus, no, it's not. So cells have a tissues have similar structure. Cells of all cells have nucleus, no, this is not possible. ठीक है, which of the following are correctly matched with their mode of reproduction. हमें पूछा गया correctly match. Okay, so correctly match with their reproduction. Okay, so यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास यहाँ पे रखा है हमें कि हमें देखना है कौन किसके साथ प्रॉपरली जा रहा है। ओके, ईस्ट में वेजिटेटिव होती है, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन या बर्डिंग। तो ईस्ट में हमें पता कि ईस्ट में क्या होती है हमारे पास, बर्डिंग। पोटैटो के अंदर क्या होता है यहाँ पे हमारे पास, पोटैटो में अगर हम देखें यहाँ पे तो पोटैटो में हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। एंड पोटैटो में ईस्ट में हमारे पास बर्डिंग है। तो हमारे पास 2 बच के ऑप्शन देखिए हमारे पास पहले क्लियर हो गया यहीं से। देखिए, हम अगर छोटी छोटी ट्रिक्स को यूज़ करें तो हम यहीं पे अपना जो पेपर है वो बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमें पूरे पेपर को क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सिर्फ अपनी 1 या 2 ऑप्शंस देख के बहुत आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा यहीं से आंसर निकल गया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ये सबको पता है कि हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। ओके, सो नेक्स्ट हम करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेबल डिजीजेज। कम्युनिकेबल डिजीजेज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, इनका आपको बताना चाहिए कि कौन सी डिजीजेज कम्युनिकेबल हैं, कौन सी नॉन कम्युनिकेबल है, कौन सी वायरस से होती हैं, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेज कौन सी हैं, प्रोटोजोन से होने वाली डिजीजेज कौन सी हैं, इनका आपको पता होना चाहिए बिकॉज इनका एक क्वेश्चन पेपर में आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 76 पे कम्युनिकेबल डिजीजेज पूछी हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीजेज में हम देखें तो हमारे पास टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया एंड पोलियो, दीज आर द कम्युनिकेबल डिजीजेज।
टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया एंड पोलियो। तो देखिए अब आपको क्या करना है, आप इनके पता कर सकते हो कि ये वायरस से होने वाली हैं या आपके पास बैक्टीरिया से होने वाली हैं, किस तरह से ये डिजीज़ होती हैं। ओके, विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू इन द नेचर ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस की अगर बात करते हैं हम, सो साइंस इज़ ऑलवेज टेंटेटिव, साइंस प्रमोट skepticism, साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव नॉलेज, साइंस इज स्टैटिक इन नेचर। सो यहाँ पे वो पूछ रहा है हमारे पास कि नॉट ट्रू ऑफ द नेचर ऑफ साइंस। नॉट ट्रू पूछा है यहाँ पे, देखिए हमें उसने नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो यहाँ पे साइंस इज स्टैटिक इन नेचर, नो इट नॉट बी पॉसिबल। साइंस हमेशा डायनेमिक है, वो नई नई चीज़ों के ऊपर बिलीव करती है, हर चीज़ को नए एंगल से देखती है, तो साइंस स्टैटिक नहीं हो सकती है। विच आर द फॉलोइंग इज आर ऑफ डेवलप बाय साइंस। ओके, सो कौन सी चीज़ें हैं जो साइंस ने डेवलप करी हैं? इक्विटी, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर, यस। स्टैटिक माइंडसेट, नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज साइंस कभी भी स्टैटिक चीज़ों पे साइंस तो बिलीव करती ही नहीं है, इसलिए स्टैटिक माइंडसेट तो कभी साइंस डेवलप करेगी नहीं। तो आंसर विल बी ए, बी एंड योर सी। सो रोल ऑफ अ साइंस टीचर शुड बी, साइंस टीचर का रोल कैसा होना चाहिए? सो साइंस टीचर का रोल टू प्रोवाइड रिच वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। लर्निंग एक्सपीरियंस जितने हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, हम उतने ही अच्छे तरीके से बच्चों को सिखा पाएंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है टीचर के लिए, प्रोवाइड प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग इन्वायरमेंट टू लर्निंग्स, गाइड लर्नर्स टू प्रैक्टिस द मेमोराइजेशन ऑफ द क्रिएटिव आइडियाज़। नो, मेमोराइजेशन तो हमें करनी ही नहीं है कभी भी। इंकरेजिंग ऑल लर्नर्स टू फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ हाई कॉग्निटिव एबिलिटी। नो, पहले हमें बच्चों को बेसिक पढ़ाना है, उसके बाद हमें उन चीज़ों के ऊपर उसको फोकस करना है। सो एज पर द NCF 2005, गुड साइंस एजुकेशन शुड बी, गुड साइंस एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NCF 2005। तो इसमें आप देखिए उसने क्या बोला है, ट्रू टू द लर्नर, यस, ट्रू टू द एनवायरनमेंट ऑफ द लर्नर, ट्रू टू द टीचर, ट्रू टू द साइंस। ओके, सो यहाँ पे देखिए जब भी देखिए जो हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं वो हमेशा चाइल्ड के इर्द गिर्द घूमेंगी, या सब्जेक्ट या चाइल्ड। टीचर के लिए टीचर सेकेंडरी आएगा वहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखना आपको कोई भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए ट्रू टू द लर्नर, यस इट शुड बी, एंड ट्रू टू द एनवायरनमेंट ऑफ द लर्नर, यस, ट्रू टू द साइंस, यस, बट टीचर जो है वो नहीं आएगा इसमें। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। कंडक्टिंग अ survey on the awareness of people about source of air pollution is in learners locality. So which of the following cognitive processes will be the most associated with the above learning objective having the action verb conducting? Okay, so conducting a survey on the awareness of people about source of air pollution in learners locality. Okay, सो कोग्निटिव कौन सी, अगर हम कोई भी बच्चा इस तरह का सर्वे कर रहा है या लोगों को अवेयर कर रहा है इन चीज़ों के लिए, तो वो कौन सी कोग्निटिव प्रोसेस या कोग्निटिव एबिलिटी में बच्चे की हम उसको काउंट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या बनेगा। सो बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे, अपने क्रिएटिविटी को लगा है, रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं कर रहा है, अपनी क्रिएटिंग कर रहा है, अपनी आइडियाज़ को क्रिएट कर रहा है, अपनी क्रिएटिंग आइडिया से ही लोगों को समझा रहा है कि हाँ वहाँ पे ये सर्वे कर रहा है, तो वो अपनी तरह से क्वेश्चन फ्रेम करेगा, अपनी तरफ से उनके कितने क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, क्या उनके आंसर होने चाहिए। सो ये कौन सी कॉग्निटिव प्रोसेस है, दैट विल बी योर क्रिएटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी कैन बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इन्वॉल्विंग द लर्नर्स इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस? ओके, मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी फॉर इन्वॉल्विंग द चाइल्ड। So most appropriate strategy will be the working on engaging the learner first. So reading science book, no, this is not. Clarifying the hard spot of the learner, no. Encouraging learner to do group assessment, no. So हमें बच्चे को कैसे, हम बच्चे को engage कैसे कर सकते हैं अपनी उसकी learning process में, that is the most important. So by which of the following strategy meaningful clarification on the concept of reflection of light can be given? ओके, हमें अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाना है तो हम कौन से कंसेप्ट के थ्रू बच्चे को बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा सकते हैं। सो एनिमेटेड वीडियो, नो। चार्ट शोइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चार्ट के ऊपर कैसे हम दिखा सकते हैं। ओके, सो हम बच्चों को एक्सपेरिमेंटल करके दिखा सकते हैं चीज़ों को। सो ऑब्जर्विंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन वाइट पेपर स्क्रीन
बाय लर्नर्स एंड ड्राइंग द कंक्लूजन्स। यस, सो हम बच्चे को दिखा सकते हैं कि हम उसको एक एक्सपेरिमेंटल दिखा दें, उसको बोलें कि वो खुद वहाँ से बच्चा वहाँ पे उसका रिजल्ट निकाले, उसका कंक्लूजन ड्रॉ करे। सो दैट मीन्स द बेस्ट वे टू क्लैरिफाई द कंसेप्ट। वाई आर द फील्ड विजिट इंपॉर्टेंट इन साइंस? यस, फील्ड विजिट इंपॉर्टेंट, सिंपल सी बात है कि वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अभी आपको पता है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बहुत ज़्यादा जो है वो एफर्ट डाले जा रहे हैं कि हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो बच्चे को। तो CBSE ने भी अभी जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग्स की एक्टिविटीज़ हैं उनको स्कूल्स को बोला है कि वो वैसी एक्टिविटीज़ को ड्रॉ करें, ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करें। सो इट विल प्रोवाइड हैंड ऑन एक्सपीरियंस। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज़ फॉर लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट? ओके, लर्नर असेसमेंट, जो लर्नर के सेंटर्ड असेसमेंट है उस तरह का कौन सा टूल है जो लर्नर सेंटर्ड है? सो यहाँ पे हम देखें तो पोर्टफोलियो, यस। कंसेप्ट मैपिंग, यस। जर्नल राइटिंग, पेपर पेंसिल टेस्ट तो देखिए लर्नर सेंटर्ड नहीं है। पोर्टफोलियो, कंसेप्ट मैपिंग, जर्नल राइटिंग, दीज आर द 3 लर्नर सेंटर। असेसमेंट एज लर्निंग इन साइंस, असेसमेंट एज लर्निंग, विज्ञान में सीखने जैसा आकलन। असेसमेंट एज लर्निंग, काइंडली कंसेप्ट का ध्यान रखना। असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब क्या है? सो इन साइंस मीन द सेल्फ असेसमेंट, मतलब कि जो बच्चा सीख रहा है उसको वो कैसे, अगर बच्चा खुद की सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ये सेल्फ असेसमेंट। ओके, अमृता इज ट्राइंग टू सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट, शी रन्स शॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन शी यूज टू कंप्लीट द सर्किट? ओके, सो बच्चा एक सर्किट बना रहा है, उसका सर्किट में वायर्स कम होगी तो वो किस तरह का मटेरियल है जो वो यूज़ कर सकता है? सो दिट विल बी, देखिए स्टील वायर्स शी कुड यूज टू कंप्लीट। ओके, सो ग्लास रॉड तो नहीं, रबर पाइप भी नहीं, थिक थ्रेड भी नहीं, स्टील वायर्स शी कैन यूज़। आइडेंटिफाई द करेक्ट, बिकॉज देखिए यहाँ पे आपको देखना है कि जिसके अंदर से जो है वो करंट पास हो सके। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। Okay, so a concave mirror always form an erect image. A concave mirror form an erect image as well as inverted image. A convex always form an inverted image. A convex mirror form erect as well as inverted image. देखिए तो यहाँ पे हमारे पास पता है कि जो concave हैं वो हमेशा क्या बनाते हैं हमारे पास, इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड दोनों इमेजेस बनाते हैं कनकेव मिरर्स में। अब देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा 10th क्लास की जो रे डायग्राम्स हैं उनका एक बार आप उनको सिर्फ जो टेबल बना हुआ है NCERT में उसको आप एक बार सिर्फ रीड कर लीजिएगा कि कनकेव मिरर की इमेजेस कैसी बनती हैं, जो कन्वेक्स मिरर है या कन्वेक्स लेंस है या कनकेव लेंस है वो इमेजेस कैसी बनाती हैं। सिर्फ आपको इतना पढ़ना है, आप बाकी आपको उसका ये नहीं पढ़ना है कि इमेज हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, कैसी इमेज बनेगी, वैसा नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको ये पढ़ना है कि अगर कन्वेक्स मिरर है तो वो कैसी कैसी इमेजेस बना सकता है, कनकेव मिरर है तो वो कैसे कैसी इमेजेस बना सकता है। लेंस में भी आपको यही पढ़ना है कि लेंस अगर है तो वो कैसी इमेजेस बना सकता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ नॉट फाउंड इन एंड स्ट्रिंग? सो एंड स्ट्रिंग में कौन सा एसिड है जो नहीं मिलता है हमें? दैट विल बी योर फॉर्मिक एसिड। सॉरी, दिस इज़ फाउंड इन एंड स्ट्रिंग। हाँ, तो मतलब एंड स्ट्रिंग में हमें सिंपल सी बात है, अगर हम 10th क्लास के एसिड बेस वाला पढ़े तो अगर हमें कौन सा जो है वो एंड स्ट्रिंग में एसिड, फॉर्मिक एसिड। Okay, so 3.7 kilogram of fuel is completely burned to give this joule of energy. The calorific value of fuel in standard units. Okay, so standard units में हमें calorific value निकालनी है। तो calorific जो हमें calorific value निकालनी है, देखिए calorific value निकालने का आपको सिंपल पहले जो फॉर्मूला है, सो हम इसको बेसिकली अगर हम बात करें तो हम इसको हाई हीटिंग वैल्यू भी बोल देते हैं। तो आप सिर्फ जो सिंपल इसका कैलोरीफिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस कर दूंगी फॉर्मूला, बिकॉज मैं आपको ये फॉर्मूला पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करके दिखा सकती हूँ कि कैसे कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। सिंपल इसका अगर हम आंसर देखें तो यहाँ पे, बिकॉज देखिए यहाँ पे आपको ये किलो जूल्स में दे रखा हुआ है एंड पहले आपको वहाँ पर निकालना पड़ेगा कि कितना वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो रहा है, कितना वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर जा रहे हैं, उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सो थैंक यू वेरी मच।